नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम आज का एजेंडा में। मैं हूं निखिल सिंह और आज के दिन की कौन सी है बड़ी खबरें जिन पर दिन भर रहेगी सभी की निगाहें, वो खबरें जो आज की सुर्खियां करेंगी तय, खबरें जिनका सीधा सरोकार है आपसे। शुरुआत करते हैं आज का एजेंडा से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे राष्ट्रीय माप पद्धति सम्मेलन को संबोधित। नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य राष्ट्र को करेंगे समर्पित। नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी की भी रखेंगे आधारशिला। सरकार और आंदोलन कर रहे किसानों के बीच आज होगी अगले दौर की वार्ता। पिछली वार्ता में 2 बिंदुओं पर बनी थी सहमति, बाकी 2 मुद्दों पर आज होगी बात। कृषि राज्य मंत्री ने जताई वार्ता की सफलता की उम्मीद। और उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी। पश्चिमी विक्षोभ के चलते यूपी, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में आज गरज के साथ बारिश होने की संभावना। वहीं पिछले दिनों के मुकाबले तापमान में हुआ इजाफा। तो सबसे पहले एजेंडा में बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय माप पद्धति सम्मेलन को संबोधित करेंगे। किन मायनों में खास होगा ये सम्मेलन, इसके बारे में जानेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य राष्ट्र को समर्पित करेंगे और राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी की भी आधारशिला रखेंगे। वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला यानी कि CSIR और NPL राष्ट्रीय माप पद्धति सम्मेलन 2021 का आयोजन कर रहे हैं। इसकी स्थापना के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार 4 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय माप पद्धति सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य राष्ट्र को समर्पित करेंगे और राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी की आधारशिला भी रखेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी उपस्थित रहेंगे। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर 3 चीज़ों का उद्घाटन करेंगे। एक तो जो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ने जो 2.8 नैनो सेकेंड की इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्रिएट किया हुआ है, जनरेट किया हुआ है, उस एटॉमिक क्लॉक इंसेंबल का उद्घाटन करेंगे और देश को समर्पित करेंगे। और ये जो 2.8 नैनो सेकेंड की जो एक्यूरेट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हमारे पास में, ये हम इसरो को देते हैं और इसरो जो है हमारे नाविक सैटेलाइट को देते हैं। और उससे जो हमारी अपना जो देसी GPS है उसकी क्वालिटी जो अमेरिकन GPS से उससे बहुत अच्छी है। नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल भारतीय मानक समय 2.8 नैनो सेकेंड की सटीकता के साथ देता है और भारतीय निर्देशक द्रव्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रयोगशालाओं में जांच और मापांकन में सहयोग कर रहा है। राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला नजदीकी परिवेश की वायु और औद्योगिक उत्सर्जन निगरानी उपकरणों के प्रमाणीकरण में आत्मनिर्भरता में सहायता करेगी। भारतीय निर्देशक द्रव्य BND है, वो NPL का अपना हुआ बनाया हुआ इंडियन सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल है और ये यूज़ होता है हर एक सेक्टर में। तो जैसे हमारे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन मेजर करना है तो आज के दिन में हम क्या करते हैं कि बाहर से इंपोर्टेड इक्विपमेंट मंगाते हैं और आपने कई बार देखा भी होगा कि वो अलग अलग रीडिंग देते हैं। तो अलग अलग रीडिंग इसलिए देते हैं क्योंकि वो कैलिब्रेटेड नहीं है। तो जब ये लेबोरेटरी बन जाएगी और इंडिया का अपना सर्टिफिकेशन स्कीम होगा जिसका नाम है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया सर्टिफिकेशन स्कीम ऑफ एम्बिएंट एयर एंड इंडस्ट्रियल इमिशन मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स। नेशनल माप पद्धति सम्मेलन 2020 का विषय है मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। सम्मेलन का आयोजन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला CSIR NPL नई दिल्ली द्वारा किया जा रहा है, जो अपनी स्थापना के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। सुधीर यादव की रिपोर्ट, DD न्यूज। और इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता सुधीर यादव हमारे साथ और ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो राष्ट्रीय माप पद्धति सम्मेलन है, ये क्या है, सम्मेलन किन मायनों में खास होने जा रहा है, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य जो राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को आसान शब्दों में बताइए।
निखिल देखिए, मेट्रोलॉजी का मतलब है माप। जो हम रोज़ाना की चीज़ों में जिन चीज़ों को मापते हैं ये उससे रिलेटेड है। तो मेट्रोलॉजी में जितनी एक्यूरेसी हमें मिलेगी, जितनी सटीकता से हम चीज़ों को माप पाएंगे, उतनी ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें हमें आम लोगों तक पहुंच सकती हैं। ये सामान्य शब्दों में कहें कि जैसे कोई भी चीज़ अगर हम मापते हैं, जितनी बेहतर, जितनी एक्यूरेसी से अगर उसे मापा जाएगा तो वो लोगों तक उतनी ही ज़्यादा अच्छी पहुंच पाएगी। ये एक सामान्य मायने में। और दूसरी, अगर नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल की अगर हम बात करें तो 2.8 नैनो सेकेंड की सटीकता के साथ ये जो समय है उसकी गणना करता है। ये जो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है, ये जो टाइम है वो इसरो को देता है। इसरो फिर हमारे इंडियन जो नेविगेशन सैटेलाइट है उसको देता है, और उस सैटेलाइट के जरिए जो हमारा नेविगेशन है वो बहुत सटीकता से काम करता है। यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने ये जानकारी दी है कि जो अमेरिकन नेविगेशन है उससे कहीं ज़्यादा सटीकता से जो भारतीय नेविगेशन है वो काम करता है। उन सब के लिए जो हमारे कई सारे जो जगह हैं उन पे जो टाइम इस्तेमाल होता है, स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें, और जो दूसरी कई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वहाँ जो समय होता है वहाँ इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि समय उन चीज़ों के लिए बहुत मायने रखता है निखिल। ये एक खास बात है। और बीएनडी की अगर हम बात करें, भारतीय निर्देशक द्रव्य जो है वो जो कई सारे एलिमेंट्स हैं उनकी शुद्धता नापने के काम आता है। कि अगर मान लीजिए सोने को मापना है, सोने की शुद्धता की जांच करनी है हमें, तो इससे पहले इसके लिए जो लिक्विड जो हम मंगवाते थे वो बाहर से हमें इम्पोर्ट करना पड़ता था, और जो भारतीय मुद्रा थी वो इसमें खर्च होती थी। अब जो यहीं बन पाएगा, इसके अलावा और जो दूसरे कई सारे एलिमेंट हैं उनकी अगर हमें शुद्धता की जांच करनी है कि ये शुद्ध है कि नहीं है, तो बीएनडी हम लेंगे जो हमारा अपना बनाया होगा। इससे जो विदेशी मुद्रा होगी वो बचेगी। तो जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अगर हम कदम कहें तो वो तेजी से कदम बढ़ रहे हैं। ये कई मायने में खास है। ये दो चीज़ें जो हैं वो आत्मनिर्भर भारत के लिहाज से हम कहें बहुत खास महत्वपूर्ण है। और इस जो आम लोग हैं उनको आगे के लिए, भविष्य के लिए जो बेहतर जो चीज़ें हैं, सहूलियतें हैं, वो इसके जरिए मिल पाएंगी। ये जो माप पद्धति है जिसके विषय में आपने समझाया, ये जो टाइम स्केल है, चाहे एटॉमिक टाइम स्केल है या फिर जो निर्देशक द्रव्य है, इसके आ जाने से, इस मापन की प्रक्रिया के आ जाने से क्या कुछ फर्क पड़ेगा? पहले कैसे काम होता था और अब क्या कुछ फर्क पड़ेगा, ये भी बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, मेट्रोलॉजी ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन मेट्रोलॉजी में जितनी सटीकता से हम माप करते जाएंगे, जितना हम उसे आगे बढ़ते जाएंगे, उतनी बेहतरी इसमें बढ़ती जाएगी और उतनी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। तो वो ओवरऑल सारी चीज़ों के लिए ज़्यादा बेहतर है। और जिस तरीके से आपने जो एटॉमिक टाइम स्केल की बात की है, तो उसमें हमारा अपना है। इससे पहले हम दूसरी अमेरिकन उससे लेते थे, जीएमटी की अगर हम बात करें वो ले सकते हैं। लेकिन जब हमारा जो नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल होगा तो उसके जरिए जो भारतीय मानक समय है वो पूरी सटीकता से रहेगा। और नेविगेशन में आप निखिल समझ सकते हैं कि जब हम कहीं भी जाते हैं तो समय की कितनी खास अहमियत रहती है। तो जो नेविगेशन है, स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ एक साथ एक समय जो समय है वो बिल्कुल मिल सकेगा और उसके जरिए जो काम है वो किया जा सकेगा, उस मायने में खास है। बीएनडी जैसा कि मैंने आप बताया, जो निर्देशक द्रव्य हैं, कंपैरेटिवली कि हम उस किसी एलिमेंट को किस तरीके से शुद्धता उसकी जांच सकते हैं, वो अपने आप में खास मायने है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री जो नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी है उसकी भी आधारशिला रखेंगे। अभी एनवायरमेंट के खास मामले में निखिल बात करें तो अलग अलग तरह के इक्विपमेंट कई जगह से यूज किए जाते हैं, जिसमें अलग अलग तरह की रीडिंग मिलती है। और कई बार होता है कि जो रीडिंग में डिफरेंसेस भी आते हैं। तो इसके बाद से जो इक्विपमेंट्स बनेंगे वो स्टैंडर्ड होंगे, एक रीडिंग होगी, और उस इक्विपमेंट को ले जाकर हम पूरे देश में कहीं भी अगर एनवायरमेंट से रिलेटेड चीज़ों की गणना करेंगे तो जो रीडिंग हमें मिलेगी वो पूरी तरह से सही मिलेगी, सटीक मिलेगी, और पूरे देश में एक ही तरह की जो रीडिंग हैगी वो रहेगी। तो इससे एनवायरमेंट की जो मैपिंग जो पद्धति है उसमें खासा सुधार आएगा, और उसके जरिए फिर भविष्य में हमें किस तरीके से अपने एनवायरमेंट में सुधार करना है उसको लेकर हम आगे बढ़ पाएंगे। निखिल, तो क्या इसको ऐसे समझा जाना चाहिए सुधीर की ये जो एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी है ये एक मानक स्टैंडर्ड सिस्टम एक स्थापित हो सकेगा, उसके साथ ही साथ जो टाइम स्केल है, चाहे वो निर्देशक द्रव्य की बात की जाए, ये इन सब की चीज़ों को एक स्टैंडर्डाइज किया जा सकेगा और एक जो ये भारतीय पद्धति है उसके अनुसार काम हो सकेगा आगे।
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने निखिल की एक स्टैंडर्ड हम पहले क्रिएट कर सकेंगे। इससे पहले अगर भारतीय निर्देशक द्रव्य की बात करें तो जिससे पहले लिक्विड्स हम लाते थे वो बाहर से हमें आयात करने पड़ते थे और उसके लिए हमें विदेशी मुद्रा भी खर्च करनी पड़ती थी। लेकिन अब खास तौर पे विदेशी मुद्रा तो बचेगी लेकिन हम हमारा जो भारतीय निर्देशक द्रव्य है वो हमारा घरेलू हमारा भारत में निर्मित है। तो ये एक खास बात है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो है ही है, लेकिन अब जो पहले से हम विदेशी मुद्रा दे रहे थे वो बच रही है। और खास बात एक अगर हम ये निखिल कहें कि हमारे लिए गर्व की बात भी है कि इससे पहले जो चीजें थी वो हम बाहर से मंगवा कर करते थे, अब हमारे पास अपनी बनाई हुई चीजें हैं जिसके जरिए हम यहीं से लेकर उसको स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई इसकी शुद्धता इतने प्रतिशत तक है। और ये जो मापा गया है वो भारतीय जो BND के स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग है, तो ये अपने आप में बहुत खासा रहेगा। और जिस तरीके से निखिल इसके अलावा अगर हम बात करें जो आत्मनिर्भर भारत को लेकर सरकार लगातार आगे बढ़ रही है, खास तौर पर जो इंडस्ट्रीज है उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, उसकी दिशा में ये बढ़ता हुआ कदम है। क्योंकि प्रधानमंत्री का लगातार इस मायने में हमेशा जोर रहा है कि जो हमारी अपनी घरेलू टेक्नोलॉजीज हैं उन पर हम आगे बढ़ें, उनको विकसित करें और पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल पेश करें। बिल्कुल, पूरी दुनिया के सामने मिसाल पेश कर रहा है भारत, और चाहे साइंस की बात हो, टेक्नोलॉजी हो, रिसर्च हो, उसको लगातार ये सरकार आगे बढ़ाती रही है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए सुधीर। और बात अब किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच की वार्ता की। अगले दौर की वार्ता आज नई दिल्ली में होगी किसानों और सरकार के बीच में। और इससे पहले दोनों पक्षों के बीच बातचीत के दौरान 4 में से 2 मुद्दों पर सहमति बन चुकी थी। पहला मुद्दा पर्यावरण से जुड़े अध्यादेश पर था, जबकि दूसरा बिजली बिल से संबंधित था। बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान नेताओं को आश्वासन दिया था कि सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है और दोनों पक्षों को सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत करनी चाहिए। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों की मांगों पर चर्चा के लिए सरकार और किसानों के बीच वार्ता का अगला चरण सोमवार को होगा। किसान संगठनों के प्रतिनिधि और सरकारी पक्ष के बीच दिल्ली के विज्ञान भवन में वार्ता होगी। इससे पहले 30 दिसंबर को हुई बैठक में किसानों की ओर से भेजे गए विवरण के मुताबिक तीनों कृषि कानूनों, MSP की खरीद व्यवस्था के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश 2020 और विद्युत संशोधन विधेयक 2020 में किसानों से संबंधित मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई थी। इसके बाद 2 मुद्दों वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश 2020 और विद्युत संशोधन विधेयक 2020 पर दोनों पक्षों के बीच रजामंदी हो गई थी। सरकार ने उम्मीद व्यक्त की है कि किसानों के साथ सोमवार को होने वाली बैठक में समझौता होगा और किसानों की समस्या का हल निकलेगा। किसान जो आंदोलन पर बैठे हैं उनसे वार्ता हमारी चल रही है और निश्चित रूप से हम आशावान हैं। कल हमारी वार्ता होगी, उसके अंदर निश्चित रूप से एक सकारात्मक परिणाम होगा। और जैसा कि हमारी पीछे जो 7 दौर की बैठक हुई है, बिल्कुल सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर हुई है और कल भी होंगे। इस बीच तमाम किसान कृषि सुधारों के समर्थन में सामने आ रहे हैं। मोदी जी के जो 3 बिल आए ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇਗਾ तो ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ शायद दुगने तो भी ज़्यादा होने की संभावना है। ये यकीन करिया जाए। ये सारे बिल किसान के हक में हैं। इससे बाज़ार खुल जाएगा। बाज़ार खुलेगा तो उससे आने वाले टाइम में प्राइस ज़्यादा मिलने की भी संभावना रहेगी, बनी रहेगी। तो किसानों को जो आमदन है उसकी बढ़ने के बहुत सारे विकल्प बने रहेंगे। केंद्र सरकार के तमाम मंत्री और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कह चुके हैं कि कृषि सुधार किसानों के कल्याण के लिए है और इससे उन्हें फायदा होगा। प्रधानमंत्री समेत पूरी सरकार ने यह साफ किया है कि सरकार किसानों की चिंताओं का समाधान करने को तैयार है। इस बीच दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों के आंदोलन की वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। न्यूज नाइट डेस्क, DD न्यूज। और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, क्या उम्मीदें हैं आज की वार्ता से? कितने सकारात्मक आप हैं इस बातचीत को लेकर के आज?
देखिए निखिल, हम जानते हैं कि जो पिछले बातचीत हुई थी उसमें 2 मुद्दों पर सहमति बनी थी, जो प्रस्तावित विद्युत अधिनियम है और साथ ही साथ जो वायु गुणवत्ता को लेकर, प्रबंधन को लेकर, जो पराली जलाने को लेकर जो किसानों की आपत्तियां थी किसान, उस पर 2 मुद्दों पर सहमति सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच बन चुकी है। अब जो 2 और मुद्दे हैं, एमएसपी को लेकर जो एक आश्वासन चाह रहे हैं किसान, और दूसरा जो मुद्दा है जो 3 कृषि कानून है, उनमें सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो भी किसानों को आपत्ति है या किसानों के बीच जो भ्रम फैलाने की कोशिश की गई, उसमें किसान ये बताएं कि उन्हें क्या आपत्ति है, उस पर सरकार आगे बातचीत को तैयार है। हम जानते हैं कि कुछ किसान संगठनों के जो नेता हैं वो दरअसल इन कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि आज की बैठक में किस तरह से बातचीत आगे बढ़ती है, लेकिन जो संकेत दिए गए हैं सरकार की तरफ से कि वो खुले मन से बातचीत को तैयार है, और साथ ही साथ जो आपत्तियां हैं इन कृषि सुधार कानूनों को लेकर, उस पर सरकार जो आंदोलनकारी किसान संगठन है उनसे बातचीत आगे बढ़ाने को तैयार है। और जिस तरह से हमने पिछली बैठक में देखा कि लंगर खाते हुए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल नजर आए, जो किसान लंगर लेकर गए थे जब भोजन अवकाश हुआ था बैठक के दौरान। तो ऐसे में उम्मीद यही है एक की जा सकती है कि आगे प्रगति होगी इन 2 मुद्दों को लेकर, 3 कृषि कानून में सुधार को लेकर। एक तरह से देखें तो किसानों के बीच जो आपत्तियां हैं, या जो हम जानते हैं कि सरकार का एक आरोप है कि विपक्षी दलों के नेता भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर भ्रम दूर करने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही साथ एमएसपी पर गारंटी को लेकर हम जानते हैं कि पहले ही सरकार इस बात को कह चुकी है कि लिखित आश्वासन दिया जा सकता है, और जब आंदोलन खत्म करने की जो अपील की गई थी तभी सरकार की तरफ से कहा गया था। और साथ ही साथ नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री ने एक पत्र भी लिखा था किसानों के नाम और बताया था कि किस तरह से दशकों के इंतजार के बाद ये 3 कृषि कानून है वो किसानों और कृषि के सेक्टर के हित में लागू है। तो निश्चित तौर पर उम्मीद जरूर है कि आज की बैठक से सकारात्मक नतीजा निकलेगा और आगे की राह निकलेगी। बिल्कुल उम्मीद ज़रूर है कि आज सकारात्मक बातचीत होगी। ये जो 2 मुद्दे बाकी बचे हुए हैं, इन पर सरकार अपना रुख बार बार साफ कर चुकी है। आज क्या कुछ सरकार की तरफ से कहा जाएगा, किस तरह से किसानों को समझाने की कोशिश की जाएगी, और किसानों का क्या रुख होने की उम्मीद है? आपकी बातचीत हुई होगी किसानों से? निखिल, सरकार की तरफ से कहा जाएगा कि जहां तक एमएसपी पर आश्वासन का सवाल है, सरकार उस पर आगे बढ़ने को तैयार है। पहले भी सरकार उच्चतम स्तर पर यह कहा जा चुका है कि एमएसपी पहले भी घोषित होती रही थी, आगे भी घोषित होती रहेगी और सरकारी खरीद होती रहेगी। इसके लिए किसान जो आश्वासन चाहते हैं, जिस तरह से इस पर एक सहमति बनाई जा सकती है, चाहे वो लिखित आश्वासन के जरिए हो या फिर कोई एक प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, उस पर देखना होगा कि सरकार और किसानों के बीच किस तरह की सहमति बनती है या उसका कोई रास्ता निकल पाता है या नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा आज की बैठक में। और दूसरी बात जो है कि 3 कृषि कानूनों के में सुधारों को लेकर जो सुझाव है, उस पर किस तरह से सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच सहमति बनेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। चूंकि हम जानते हैं कि कई जो किसान हैं, जो आंदोलनकारी किसान हैं, उनमें से कुछ किसान आंदोलन करने वाले नेता चाहते हैं कि इन 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का कोई रास्ता निकाला जाए। तो ऐसे में ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कोई सहमति नहीं बन पा रही है। चूंकि सरकार सुधारों, इन कृषि कानूनों में सुधारों में जो आपत्तियां हैं या जो बदलाव के लिए सुझाव हैं, उन पर तो आगे बढ़ने को तैयार है। तो ऐसे में देखना होगा कि किस तरह से एक सहमति बनती है किसानों और आंदोलनकारी किसानों और सरकार के बीच। लेकिन ये जरूर है कि सरकार ने कहा है कि खुले मन से जो भी बातचीत हो, एक तरह से आगे बढ़ने की कोशिश की जाए। और पिछली बैठक में देखने को भी मिला कि 4 मुद्दों में से 2 अहम मुद्दों पर एक सहमति बन गई, उससे एक रास्ता निकला कि आगे भी जो बातचीत होगी, यानी जो आज बातचीत हो रही है, उसमें भी जो 2 प्रमुख मुद्दे हैं उनमें से कुछ सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। तो निश्चित तौर पर देखना होगा कि आज की बैठक से उम्मीद यही है कि कुछ सकारात्मक नतीजा निकलेगा और आगे का रास्ता निकलेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि सकारात्मक नतीजा निकलेगा, आगे की बातचीत होगी और जो ये आंदोलन है ये समाप्त हो सकेगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए शैलेंद्र। और बात सर्दी के सितम की। उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी है। ऐसे में कल दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में हुई बारिश ने ठिठुरन को और बढ़ा दिया है। मौसम विभाग ने आज भी उत्तर पूर्व राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सटे इलाकों में बारिश का अनुमान जताया है। अभी पश्चिमी विक्षोभ मध्य पाकिस्तान के ऊपर स्थित है और इसके उत्तरी पंजाब से लेकर उत्तर पूर्व अरब सागर तक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। अरब सागर के चलने वाली दक्षिण पश्चिमी हवा के पश्चिमी विक्षोभ के साथ टकराने से मुंबई के कई इलाकों में
तड़के हल्की बारिश भी हुई है। दिल्ली सहित उत्तर भारत के राज्यों में कल सुबह हुई बारिश की तरह के ही वायुमंडलीय लक्षण बने हुए हैं। इस कारण मौसम विभाग ने आज सुबह भी गरज के साथ मध्यम से हल्की बारिश का अनुमान जताया। राजस्थान के नदबाई, दीग और भरतपुर, उत्तर प्रदेश के खैर, बरसाना, खुर्जा, बुलंदशहर, गढ़मुक्तेश्वर, संभल, ग्रेटर नोएडा और अन्य इलाकों के साथ साथ हरियाणा के पलवल, होडल, नूह और बल्लभगढ़ में बारिश की संभावना जताई है। वहीं आज दिल्ली के पालम इलाके में सुबह 8:30 बजे न्यूनतम तापमान 12.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सफदरजंग में अधिकतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अगर जम्मू और कश्मीर की बात करें तो वहां बर्फबारी के कारण उधमपुर स्थित जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर ताज़ा बर्फबारी के कारण आज लगातार ये दूसरे दिन बंद है। रात भर हुई बारिश के कारण जवाहर सुरंग को भी यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। उधमपुर से श्रीनगर के लिए भी यातायात को बंद कर दिया गया है, जिस कारण सैकड़ों ट्रक फंसे हुए हैं। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रही है हमारी संवाददाता नंदिता डागर। नंदिता, हाड़ कपाने वाली सर्दी पड़ रही है, कब तक राहत मिलेगी इस सर्दी से? क्योंकि जिसको कहते हैं कि सर्दी का जो पीक है वो दिखाई पड़ रहा है। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा निखिल। जो मौसम विभाग है यानी कि मेट डिपार्टमेंट, उसने कहा है कि 4 जनवरी को यानी कि आज इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है पाकिस्तान के ऊपर, वो अपना असर दिखाएगी और उससे कुछ बारिश होने की उम्मीद है दिल्ली में और हरियाणा में, पंजाब में और वेस्टर्न यूपी में। लेकिन उसके साथ ये भी कहा है कि जो मिनिमम टेम्परेचर है उसमें बढ़ोतरी होगी, यानी कि करीब 9 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा मिनिमम टेम्परेचर आज और कल के अंदर। तो ठंड से तो थोड़ी सी राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन बारिश का आज अभी 1 घंटे पहले तक जैसे कि सूरज को बिल्कुल बादलों ने ढका हुआ था, अंधेरा था, फॉगी कंडीशंस थे, लेकिन अभी जैसे धूप निकल आई है और क्लियर हो गया है। लेकिन फिर भी मेट डिपार्टमेंट का कहना है कि आज बारिश हो सकती है और जैसे कि कल देखी गई 25 मिलीमीटर बारिश, तो दिल्ली, एनसीआर, वेस्टर्न यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में स्कैटर्ड रेन शावर्स देखने को मिलेंगे। जी, ये जो शीतलहर की स्थिति है, लगातार जो ठंडी हवाएं चल रही हैं और बिल्कुल बर्फीली हवाएं, और जो मौसम लगातार सर्द बना हुआ है, ये कितने दिनों तक ऐसी उम्मीद और की जाए? मौसम जिसको कहते हैं मौसम खुलना, कब तक ठीक हो सकेगा ये मौसम? मेट डिपार्टमेंट का कहना है कि 14 से 15 जनवरी के बाद ही इसमें थोड़ी सी राहत नजर आएगी। हालांकि यानी कि जो सीवियर कोल्ड वेव है उसमें कमी नजर आएगी और वेदर थोड़ा सा प्लेजेंट की तरफ बढ़ता नजर आएगा। लेकिन तब तक, जब तक ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बढ़ी हुई है, तब तक बारिश आना और हालांकि मिनिमम टेम्परेचर डिप होगा या बढ़ेगा, यानी 9 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा, लेकिन फिर भी कोल्ड वेव की सिचुएशन बनी रहेगी क्योंकि धूप नहीं निकल पाएगी। यानी कि बारिश अभी शायद कुछ समय तक, कुछ दिनों के बाद ना हो, लेकिन जो सर्दी की स्थितियां हैं वो 14-15 दिसंबर तक बनी रहेंगी। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए नंदिता डागर, आपने मौसम के विषय में इतनी सटीक जानकारी हमारे साथ साझा की। तो हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।